आ रहे हैं हम आज आपके लिए केस स्टडी डिस्कस करने के लिए। देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैं आपको बताऊं तो इससे पहले जो चैप्टर था हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसके लिए भी मैंने एक केस स्टडी का एक स्पेशल लेक्चर लिया है। तो अगर आप केस स्टडी डिस्कस करना चाह रहे हैं तो जो मैंने पहले चैप्टर की केस स्टडी आप लोगों को एक्सप्लेन की हुई है तो वो वीडियो मैंने आपकी डाउनलोड की हुई है। उस वीडियो को सबसे पहले आप देखें, प्रॉपर तरीके से समझें। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि केस स्टडी का क्या रोल है, किस तरीके से हमें केस स्टडी डेवलप करनी है, किस तरीके से केस स्टडी हमारे एग्जाम्स में आती है। तो आज हम केस स्टडी पर ही नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए केस स्टडी के बिना जो हमारा बिजनेस स्टडीज है इसमें कोई आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो स्कोर करना है तो हमें केस स्टडी की तरफ आना पड़ेगा। उस वीडियो में भी मैंने आपको यही बताया था कि जब भी हम केस स्टडी सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि वो केस स्टडी कितने मार्क्स में आई हुई है। 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, ठीक है, 4 में है या 6 में है। तो अकॉर्डिंग टू दैट अब अगर केस स्टडी 1 और 2 मार्क्स में तो छोटी सी केस स्टडी होगी, 2 और 3 लाइंस में केस स्टडी होगी। लेकिन जब 6 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई केस स्टडी होती है तो पूरा पूरा पेज केस स्टडी में ही वो निकाल देते हैं। अब इतने बड़े पेज को सबसे पहले आप पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे एंड देन फिर आप दोबारा से सर्च करेंगे। दैट इज द टाइम इस पॉइंट में बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा और हमारा जो माइंड है वो भी डाइवर्स होगा। क्योंकि जब हमारा एग्जाम में टाइम ज्यादा स्कोर होने लगता है, टाइम हम ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम रूम में ही हमारा कम होने लगता है। हम जो प्रिपरेशन 100 मार्क्स के लिए करते हैं उसमें 90 में ही सेटिस्फाइड होने लगते हैं। तो जरूरी है कि हम 100 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 100 पर ही सेटिस्फाइड हो। तो इसके लिए जरूरी है कि हम केस स्टडी को सॉल्व कैसे करें। देखिए छोटी केस स्टडी तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, छोटी वाली केस स्टडी। लेकिन अगर बड़ी केस स्टडी है 6 मार्क्स की है तो मैं लास्ट वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि जो बड़ी केस स्टडी होती है उसमें सबसे पहले केस स्टडी के लास्ट में जो क्वेश्चन दिए हैं सबसे पहले उन क्वेश्चनों को अंडरस्टैंड कीजिए कि आखिरकार वो इस स्टडी में हमसे डिस्कस क्या करना चाहता है। ठीक है, हम क्या एक्सप्लेन करें, क्या उसकी डिमांड है। यानी कि क्वेश्चन, यानी केस स्टडी के लास्ट में जो क्वेश्चन है यदि हमने उसको अंडरस्टैंड कर लिया एंड देन फिर हम केस स्टडी को पढ़ते हैं तो हमें उसके आंसर साथ साथ मिलते रहेंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम उस कैलकुलेशन को, उस पार्ट्स को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं जिससे हम स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम कुछ केस स्टडीज टॉपिक ले रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इस पर कुछ केस स्टडीज हैं, मैं एक बुक के थ्रू आपको देखता हूं कुछ केस स्टडीज हमें कौन कौन सी हमारे पास हो सकती हैं। देखिए केस स्टडी लेते हैं, थोड़ा आराम से सुनना इसको। इन योर स्कूल, आपके एक स्कूल में दिया हुआ है, यू ऑब्जर्व दैट बुक्स आर कीप्ड इन ऑफिस। बुक्स ऑफिस में रखी हुई हैं, चॉक्स इन द लाइब्रेरी एंड द बुक्स एंड द ऑफिस रिकॉर्ड्स इन द स्टाफ रूम। ध्यान से देखना, स्टार्टिंग में ही सब कुछ उलट पुलट है, चेंजेस है, कुछ कहीं है। अब देखिए क्या कह रहे हैं वो, बुक्स आर कीप्ड इन ऑफिस, बुक्स ऑफिस में होती है, बुक्स लाइब्रेरी में होनी चाहिए। चॉक इन लाइब्रेरी, अरे चॉक ऑफिस में होना चाहिए, उसमें होना चाहिए ऑफिस में। एंड द ऑफिस रिकॉर्ड्स स्टाफ रूम में है, तो चौक स्टाफ रूम में होने चाहिए थे। अगर स्टाफ रूम भी दिया हुआ है तो चौक का होने चाहिए स्टाफ रूम में। क्लियर। तो अब ये क्या है, कोई चीज किसी चीज की कहां पर है और कोई और चीज किसी और प्लेस पर है, यानी अपने प्लेस पर नहीं है। तो अब हमने जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था फ्योल का तो उसके 14 प्रिंसिपल थे। उस प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल था ऑर्डर। अगर आपने मेरी उस वीडियो को देखा होगा तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। ऑर्डर का मतलब होता है हर चीज सिस्टेमेटिक वे में होनी चाहिए। ऑर्डर का मतलब क्रम होता है, हिंदी में पढ़ें तो क्रम, लेकिन सिस्टेमेटिक वे यानी कि हर चीज का अपना एक प्लेस है, उस प्लेस में वो चीज होनी चाहिए। चौक है स्टाफ रूम में होना चाहिए, बुक्स लाइब्रेरी में होनी चाहिए। सेम एज इंडस्ट्री में जब आप हैं तो टूल्स किस जगह होने चाहिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, कि मशीन के पास टूल्स होने चाहिए, वर्कर्स कहाँ हो, जो चीज जहां से उठा रहे हैं वो चीज उसी जगह हम कवर करें। तो ये मैंने क्वेश्चन को बीच में उठा लिया, अभी देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। हाउ विल दैट इफेक्ट द अचीवमेंट ऑफ स्कूल ऑब्जेक्टिव। तो स्कूल के ऑब्जेक्टिव पर किस तरह से इफेक्ट डाल रहा है। विच एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज लेकिंग हेयर एंड वाई।
कौन सा जो एस्पेक्ट्स है वो आप छोड़ रहे हैं। तो कौन सा छोड़ रहे हैं? हम प्रिंसिपल छोड़ रहे हैं, ऑर्डर। एज ए मैनेजर व्हाट स्टेप विल यू टेक टू रेटिफाई द शॉर्टकमिंग? यदि आप मैनेजर होते तो इन कमियों को आप कैसे दूर करते? तो ये देखिए क्वेश्चन के अंदर समझा कि सबसे पहले क्वेश्चन की केस स्टडी में उन्होंने हमें बता दिया कि क्या गड़बड़ है, पता नहीं कोई सी चीज कहीं और रखी हुई है, कोई चीज कहीं रखी है, कोई चीज कहीं रखी हुई है। अब इसमें कंफ्यूजन कभी कभी होता है कि डिसिप्लिन भी हो सकता है, पॉइंट आ रहा है कि डिसिप्लिन नहीं है। तो डिसिप्लिन सेकेंडरी पार्ट में आता, क्योंकि यहां पर जो एक चीज है वो एक उसका एक अपना स्पेसिफिक प्लेस है, उस स्पेसिफिक प्लेस पे होनी चाहिए। अगर वो स्पेसिफिक प्लेस पे नहीं है, यानी कि यहां पर कहीं ना कहीं ऑर्डर की प्रॉब्लम है। अगर वो ऑर्डर में जो थिंग्स हैं हमारे पास प्रॉपरली सीक्वेंस में रखी हुई होंगी तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हमें क्या करना होगा? तो अब हमें यहां पर डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा और जो हमारे पास थिंग्स हैं उनको ऑर्डर में मेंटेन करना पड़ेगा, सीक्वेंस में, कि किस चीज का सीक्वेंस कहां है, कौन सी चीज कौन से प्लेस पर होनी चाहिए। क्लियर हुआ केस स्टडी के बारे में? तो एक छोटी केस स्टडी थी, यानी 3 या 4 लाइन में थी, तो केस स्टडी को उसके अकॉर्डिंग समझना है। तो टिपिकल कुछ नहीं है, कितना सिंपल सा है। तो क्या किस चीज का वायलेशन हुआ है, बस उसके बाद ऑर्डर का, और उसके बाद क्या लिखना है, कैसे ठीक करें, डिसिप्लिन के साथ उस ऑर्डर को आप मेंटेन कर लें। सब चीजें बताई कौन सी चीज कहां पर होनी चाहिए। एक केस स्टडी और लेते हैं हम। यहां पर वो कह रहा है द सबॉर्डिनेट ऑफ द कंपनी। यू नो सबॉर्डिनेट यानी कि जो हमारे टॉप मैनेजर्स के नीचे जो काम कर रहा है, मतलब कि जो भी हेड है उसके नीचे जो काम कर रहा है उसके सबॉर्डिनेट्स हैं। सबॉर्डिनेट के नीचे काम कर रहे हैं तो वो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं। तो सबॉर्डिनेट्स यानी कि जिस भी पोस्ट पर मैं काम कर रहा हूं उसके नीचे। तो कह रहे हैं द सबॉर्डिनेट्स इन द कंपनी रिसीव्ड ऑर्डर रिगार्डिंग देयर वर्क फ्रॉम डिफरेंट ऑपरेटिव हेड फॉर द सेम टास्क। एक ही काम के लिए, एक ही वर्क के लिए डिफरेंट जो बॉस हैं वो सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर दे रहे हैं, यानी कि एक तरह से गाइडलाइंस दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई मेरा ये काम ऐसे होना, ये काम ऐसे होना, या ये काम ऐसे। ध्यान रखना है कि सेम वर्क के लिए डिफरेंट बॉस सबॉर्डिनेट को ऑर्डर दे रहे हैं, यानी एक से ज्यादा बॉस। तो यहां पर आप देखें विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बीइंग ओवरलुक्ड एंड व्हाई। तो मैंने प्रिंसिपल्स बताए थे, यानी कि अगर हम 14 प्रिंसिपल्स पूरी तरह से क्लियर हैं तो आप मेरी वीडियोस में प्रॉपर तरीके से देखें। 14 प्रिंसिपल्स जो फ्यूल के हैं, जो हमारे पास FW टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें देखें और टेक्निक्स को देखें। अगर आपने इन तीनों चीजों को प्रॉपरली समझ लिया तो कोई ऐसी केस स्टडी नहीं है जिसे आप एक्सप्लेन ना कर सकें। तो यहां पर किस चीज का वायलेशन हुआ कि एक सबॉर्डिनेट को कई बॉस ऑर्डर कर रहे हैं। तो किस चीज की प्रॉब्लम है? ऑर्डर की, यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि जो कमांड एक बॉस से आनी चाहिए थी। हेनरी फ्योल ने कहा था कि एक सबॉर्डिनेट को केवल एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, लेकिन वो ऑर्डर नहीं हुआ ना। अब यहां तो कई बॉस हो गए। अब कई बॉस अपने अकॉर्डिंग यदि ऑर्डर मेंशन करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जो एक सबॉर्डिनेट है वो सही तरीके से वर्क को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो क्लियर हो रहा है, यानी कि जो भी आप टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसमें आपको देखना होगा। तो यानी कि यहां पर आपकी जो टॉपिक की स्टडी है वो जितनी परफेक्ट होगी उतनी अच्छी केस स्टडी भी होगी। तो केस स्टडी कोई मतलब ऐसा कंफ्यूज नहीं होना केस स्टडी है। अरे केस स्टडी तो हमारे लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो वहां तो आपको डायरेक्ट वही पॉइंट लिखना है। लेकिन केस स्टडी में कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा कम भी समझ में आ रहा है, तब भी हम उसको अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी वर्ड्स में। ठीक है, तो मैं जैसे एक केस स्टडी आपको ऐसी लेता हूं जिसमें 2 तरीके से आंसर दिया जा सकता है, 2 तरीके से। ऐसा एक केस स्टडी लेता हूं, थोड़ी बड़ी केस स्टडी है। तो मैंने आपसे कहा था कि यदि इस तरह की कोई केस स्टडी होगी तो सबसे पहले हम उसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे एंड देन हम स्टडी को डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चन दिए हैं। विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज बीइंग इग्नोर्ड इन गिवन केस। ये जो अभी केस स्टडी में डिस्कस करने वाला हूं इसके अंदर किस प्रिंसिपल को इग्नोर किया गया। दूसरा इन्होंने हमसे एक बात और कही है, कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व। क्या प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है इफ द मैनेजमेंट बिकम सीरियस इन फुलफिलिंग इट्स प्रॉमिस। कि यदि मैनेजमेंट अपनी प्रॉमिस को फुलफिल कर दे तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, यानी कि कोई प्रॉब्लम वर्कर से मैनेजमेंट से रिलेटेड रही होगी। तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, फॉर द लास्ट 3 years
महागुन इंडस्ट्री इज नॉट फंक्शनिंग स्मूथली एंड सिस्टमेटिकली, यानी कंपनी है जो ना तो स्मूथली अपना फंक्शन कर पा रही है और ना सिस्टमेटिकली कर रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है? द रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉई आर बिकमिंग बिटर यानी कि इनका जो रिलेशन है वो, बिटर को हिंदी में कहते हैं कड़वा, यानी कि आपस में रिलेशन खराब है। डे बाय डे आफ्टर ए कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट एम्प्लॉई आर नॉट वर्किंग, एम्प्लॉई प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, एंड मैनेजमेंट इज नॉट फुलफिलिंग इट्स कमिटमेंट ऑफ इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन। ध्यान देना, एक तरफ तो मैनेजमेंट अपनी परफॉर्मेंस को नहीं दे रहा है, ना तो इंक्रीमेंट दे रहा है, ना प्रमोशन दे रहा है, ना प्रॉफिट में शेयरिंग दे रहा है। दूसरी तरफ एम्प्लॉइज इफेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे पास दो पॉइंट निकलते हैं। एक तो हमारे पास है एफडब्ल्यू टेलर में तुमने ध्यान दिया होगा, एक टॉपिक मैंने बताई थी, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, यानी कि एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स के बीच में, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हार्मनी का कंसेप्ट होना चाहिए। सब लोग मिलजुल कर काम करें, आपस में कन्फ्लिक्ट्स ना हो, यानी कि एक मेंटल रिवैल्यूएशन की जरूरत थी। मेंटल रिवैल्यूएशन यानी कि जो एटीट्यूड है वो वर्कर्स का और मैनेजमेंट का, दोनों के एटीट्यूड में चेंज आना चाहिए। मैनेजमेंट सैलरी, इंक्रीमेंट, बेनिफिट, इंसेंटिव्स नहीं देना चाहता है और एम्प्लॉय ये सोचते हैं कि जब वर्कर मतलब हमारी जो मैनेजमेंट है वो हमें कुछ दे नहीं रहा है तो हम भी कोई अच्छा काम ना करें, तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। तो यहां पर हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, ये वाला जो प्रिंसिपल है ये वायलेट हो रहा है, तो इस वायलेशन को ठीक करना है। तो हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, तो उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा था, विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज बीइंग इग्नोर्ड, तो कौन सा इग्नोर हो रहा है, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। अब दूसरा एक प्रिंसिपल, ये तो हमारा एफडब्ल्यू टेलर का, इसमें हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल भी अप्लाई हो सकता है और वो है डिसिप्लिन। क्या हो सकता है, डिसिप्लिन, कि ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन में वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि जो रूल्स रेगुलेशंस जो डिस्कस किए गए हैं, ना तो मैनेजमेंट ने उस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया है और ना ही हमारे वर्कर्स फॉलो कर रहे हैं, यानी दोनों के बीच में किस चीज की कमी है, डिसिप्लिन की। तो क्लियर हो गया एक पॉइंट, लेकिन उसमें दो पॉइंट्स कवर किए जा सकते थे, उधर से डिसिप्लिन भी लिखा जा सकता था और हार्मनी नॉट डिस्कार्ड भी लिखा जा सकता था। तो ये इस तरह से अब जैसे लिखा होगा वही ठीक है आंसर। नेक्स्ट देखिए उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है यदि मैनेजमेंट इसको फुलफिल कर दे? तो देखिए खाली मैनेजमेंट के फुलफिल करने से कैसे होगा काम। यहां पर अगर हम हार्मनी नॉट डिस्कार्ड लिख रहे हैं तो हार्मनी नॉट डिस्कार्ड की कंडीशन में मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज दोनों को आपस में ट्रस्ट क्रिएट करना होगा। क्या करना होगा, ट्रस्ट क्रिएट करना होगा। मैनेजमेंट को प्रॉपर इंसेंटिव्स, प्रॉपर सैलरी, रेम्यूनरेशन एम्प्लॉइज को देना होगा और एम्प्लॉइज को समझना होगा कि हमारा मैनेजमेंट हमें मैनिपुलेट नहीं कर रहा है और हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी एफिशिएंसी यूज करते हुए ज्यादा से ज्यादा काम करना है। अब अगर ये डिसिप्लिन वाला कंसेप्ट है तो डिसिप्लिन की कंडीशंस में दोनों से फुलफिल कराया जाएगा, यानी कि सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कराएंगे तो काम होगा। यानी केवल मैनेजमेंट मान जाए तब भी काम नहीं चलेगा, केवल जो एम्प्लॉइज हैं वो मान जाए तब भी काम चले। दोनों को अपना 100% देना होगा। एम्प्लॉइज अपना 100% तब देंगे जब उनको प्रॉपर सैलरी, इंसेंटिव्स और प्रॉफिट शेयरिंग अवेलेबल होगा, और मैनेजमेंट जब अच्छा काम करेगा, जब ये पेमेंट्स करेगा, जब वर्कर एफिशिएंटली काम करेंगे। तो दोनों पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं, उधर डिसिप्लिन और उधर ठीक है हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। अगर हम डिसिप्लिन को ले रहे हैं तो डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग समझा देंगे, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड है तो उसमें ले लेंगे। उसमें मेंटल रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई एक की तरफ से तो काम चलेगा नहीं, दोनों को ही अपने पॉइंट्स फुलफिल करने पड़ेंगे। अगर आप कहें तो मैं एक आध केस स्टडी आपके लिए और ले लेता हूं। जैसे एक केस स्टडी इन्होंने दी हुई है, मोहन एक मैनेजर है, very often speaks to people at all level, passing an instruction regarding its department and also to the other department। यानी कि वो इंस्ट्रक्शन ले रहा है अपने डिपार्टमेंट से भी और दूसरे डिपार्टमेंट से भी, ठीक है। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो इसमें भी कौन सा क्या ओवरलुक हो रहा है, देखें ना कि
एक जगह से ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, ऑर्डर कई जगह से आ रहे हैं, यानी यूनिटी ऑफ कमांड, डायरेक्टली पहुंच गए हम यूनिटी ऑफ कमांड। जब एक पर्सन को ऑर्डर एक जगह से नहीं मिलकर कई जगह से मिलता है। एक स्टडी और ले लेते हैं। मोहन, एक मैनेजर एक्सपेक्ट हिज कलीग्स टू गेट वर्क आउट ऑफ सबऑर्डिनेट विदाउट गिविंग देम एनी पावर। आपने कोई पावर नहीं दे रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट को, केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। तो व्हाट प्रिंसिपल, तो कौन सा प्रिंसिपल? तो देखिए फेयोल के प्रिंसिपल्स में हमने एक प्रिंसिपल और लिया था, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू आर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सबऑर्डिनेट्स, then you have to provide some authority according to responsibility so that they can fulfill their responsibility। कभी भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक पूरी नहीं हो सकती, जब तक उस वर्क को करने के लिए आपके पास पावर्स नहीं है। तो मैं जो यहां पर एक्सप्लेन कर रहा था आपको बार बार केस स्टडी के लिए कि किस तरीके से हम अपनी सारी केस स्टडी को सॉल्व करें। तो जो छोटी छोटी केस स्टडीज हैं उनको तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लेकिन ये मैं हमेशा ही कहूंगा कि सबसे पहले अगर आप लास्ट की लाइन में सीधे क्वेश्चन को ही पढ़ लें, सीधे क्वेश्चन को ही पढ़ लें कि भाई क्वेश्चन में डिमांड है क्या, तो हमारा जो एक ये ऐसे नहीं सोचिए कि मैंने क्वेश्चन पढ़, नहीं, उससे हमारा नजरिया यानी कि जो हमारा एटीट्यूड है वो ही चेंज हो जाता है। हमारा एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है कि हमें उस क्वेश्चन का आंसर सर्च करना है जो डिमांड है। अब हम पूरी केस स्टडी को बार बार पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने एक पॉइंट को उठा लिया, उसी को सर्च करते रहे, फटाफट क्लियर हो गया। भाई इसमें यूनिटी ऑफ कमांड की प्रॉब्लम है, इसमें ऑर्डर की प्रॉब्लम है, इसमें डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है, इसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रॉब्लम है, इसमें स्प्लिट द कॉर्प्स की, यानी कि आपको 14 के 14 प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली डिस्कस करना होगा। इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियोस को देखें जिसमें मैंने अलग से फेयोल के प्रिंसिपल्स बताए थे, फिर WFW टेलर के सारे प्रिंसिपल बताए, उनकी सारी टेक्निक्स बताई। यानी मैनेजमेंट में मैंने इन दोनों को कंपेयरिंग भी बीच बीच में किया था कि फेयोल और टेलर में क्या डिफरेंसेस हैं। तो अब आपको ये बार बार केस स्टडी को समझना है और बताएं आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। इसके बाद आप इस वीडियो को लगातार चेक करके देखेंगे, अपने दोस्तों को बताएं, दोस्तों को शेयर करें, और पसंद आई हो आपको मेरी वीडियो तो इसे लाइक करें, और सबसे जरूरी चीज़ है कि आप बेल आइकॉन को प्रेस करें और आपको मेरे लेटेस्ट जो वीडियोज़ हैं वो मिलते रहें। थैंक यू।